नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिससे हम और आप हर रोज दो चार होते हैं और परेशानी झेलते हैं। पैदल चलना अपने आप में ज़रूरी भी है ज़िंदगी के लिए और फिटनेस के लिए भी, लेकिन देश के ज़्यादातर या मैं कहूँ कि बड़े शहरों में पैदल चलने वालों के लिए मुसीबतें भी कम नहीं हैं। देश में करीब 30% लोग हर रोज़ अलग अलग वजहों से पैदल चलते हैं, लेकिन विकास या तरक्की के नाम पर जहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर पैदल चलने के लिए जगह सिकुड़ती या फिर खत्म होती जा रही है। जहां पुराने फुटपाथ बने थे वो अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वहीं पर नई बनने वाली सड़कों पर न तो फुटपाथ हैं और सड़कों को पार करने के लिए न तो कोई कट या फिर रास्ता, तो पैदल यात्री जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर अब सकरी सड़कों पर ऊंचे डिवाइडर दिखते जा रहे हैं और उससे सड़क पर पैदल चलने वालों की मुश्किलें और भी कई गुना बढ़ जाती हैं। और ऐसे में आज ये सवाल है कि सड़कें क्या केवल वाहन चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, बाजारों के लिए या फिर घर के इंक्रोचमेंट के लिए हैं, या फिर पैदल चलने वालों के लिए? और आखिर पैदल चलने वाले कहां पर चलें? कानून में तो कहा गया है कि सड़क पर जितना अधिकार वाहनों का है उतना ही पैदल यात्री का। तो फिर पैदल यात्री के अधिकार कहां खो गए और कौन उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, समझेंगे अगले 1 घंटे में इसी खास मुद्दे को। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रजनी गांधी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं टेडक्स रोड सेफ्टी एनजीओ से। आपका स्वागत रजनी। हमारे साथ सिद्धार्थ चौधरी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिटनेस और पैदल चलने या साइकिलिंग को लेकर मोटिवेट करते हैं लोगों को। आपका स्वागत है। हमारे साथ सुधीर कृष्णा सर हैं, फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत सर आपका। और डॉक्टर सुभाष चंद हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी डिवीजन CRRI से। आप चारों का स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और युवा लोग हैं जो कि बताएंगे कि असल में क्या पैदल चलने में कठिनाइयां हैं या कितनी सहूलियतें। देश जब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो क्या उन्हें पैदल चलने में वही सहूलियतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। चर्चा की शुरुआत में पहले बुजुर्ग माता जी हमारे साथ, उनसे चाहूँगा। माता जी, पैदल चलना, क्योंकि आपने, मैं कहूँ कि कई दशक देखा है अपनी ज़िंदगी को, पहले से कितना आसान या मुश्किल आज लगता है आपको पैदल चलना? नमस्कार, मैं एक सीनियर सिटीजन कमलेश पोपली बोल रही हूँ। आज तो हमें सुबह सैर करने के लिए भी घर से जहाँ पहले 10 मिनट पहले जाते थे, अब हमें 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। उसका कारण यही है कि फुटपाथ पे कोई जगह नहीं है। रास्ते, सारा रास्ता सड़कें जो हैं वो सारी कार से घिरी होती हैं और बीच बीच में से हमें बच बच के चलना पड़ता है। अगर ज़रा सी जगह है पटरियों पर तो वहाँ पर भी दुकानें लगी हैं। दुकानों वालों ने भी अपना इतना गंद फैलाया होता है कि हम 2 कदम भी, जहाँ पर हमें 10 मिनट लगते हैं वहाँ 1 घंटा लगता है। और ये हम सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे भी अधिकार हमें दे। जी, बहुत मुश्किल होता है सड़क पे चलना, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं या कहीं बाज़ार जाते हैं तो सड़क रोड क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ी बहुत स्पीड से जाती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं होती है जिससे हम रोड क्रॉस कर सकें, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्रॉस करना। ओके। मेरा नाम रोज़ी है। काफ़ी परेशानी होती है। मोस्टली इवनिंग टाइम में इतना ट्रैफिक हो जाता है कि जो बाइक्स वगैरह वाले होते हैं वो जो साइड में जो आम लोगों के चलने के लिए जो डिवाइडर बने होते हैं उन पर भी वो लोग अपनी बाइक्स वगैरह लेकर निकलते हैं, तो फिर आम लोग फिर वो चले ही कहाँ पर। आज के टाइम में सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम देखते हैं एक्सीडेंट का जो रेट है वो डेली बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी मुश्किल हम कॉलेज जाने वालों के लिए हो जाता है। बुजुर्ग लोगों के लिए हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई यहाँ पर भी जाओ, क्रॉस करने के लिए रोड क्रॉस होती है, उसको हम देते हैं, हाथ देते हैं उसको, गाड़ी रोकता नहीं है वो पर। और जितनी इंक्रोचमेंट हो रही है उसके लिए तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता भी। और आज की जहाँ भी देखिए आप, रोड क्रॉस करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है कि हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते प्रॉपरली। जी, नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार है। मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ लोगों ने अपनी राय दी है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ से जो डेवलप कंट्री हैं वो 2011 से 2020 तक जो है उसका एक पूरा सा डिकेड सेलिब्रेट कर रहा है और उस सिविक सेंस, उस सिविक लिटरेसी पर जो है अपना पूरा कैंपेन चला रहे हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री है और हम डेवलपिंग
तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे जो बैरियर्स हैं, हमारे जो डेथ रेट हैं, हमारे जो रिस्क हैं, खास करके बाहर जाना हमें आज जोखिम जैसा लग रहा है कि आज घर से निकलने से पहले हम अपने आप से नॉकआउट कर दें कि क्या हम बाहर जाएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, और हमारे पर एक भय का माहौल बनने जा रहा है। तो क्या सच में हम विकास हमें भय दे रहा है, या सच में हमें जो है एक ऐसा बड़ा सा जो है विकास का सच में जो है फ्रीडम दे रहा है कि जिसकी वजह से हम बाहर जाए, अपने आप को भी विकास करें समाज के साथ। तो जैसा कि कुछ युवाओं ने और बुजुर्ग जो लोग उन्होंने बताया कि दिक्कतें किस तरीके की हैं, और मोटे तौर पर जो आंकड़े हैं देश में वो दुनिया के दूसरे विकसित या फिर जो विकासशील देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फर्क है। मैं शुरुआत करूँगा सुधीर सर आपसे। पहला तो जो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जब डेवलपमेंट के पैमाने को मान रहे हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शहरों में, चाहे वो शहरों को बसाने को लेकर हो या सड़कों को बनाने को लेकर हो, चाहे वो बाज़ार को बनाने को लेकर हो, उसमें पैदल यात्री की कोई जगह है? वो जगह है तो क्या हाशिए पर है या है ही नहीं? बहुत मुख्य विषय उठाया है। उसके बारे में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से बहुत अच्छी गाइडलाइन आई हुई है। उसके URDPFI गाइडलाइन कहते हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लान फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। तो इसके तहत ये कहा गया है कि वॉक टू वर्क शुड बी द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए घर से निकलिए तो पहला स्टेप वॉकिंग के लिए होना चाहिए, यानी हर घर से वॉकेबिलिटी होके मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाए या बस स्टेशन तक पहुंच जाए। उसमें हमने पर्सनल कार को सेकंड प्रेफरेंस दिया है। पहला प्रेफरेंस है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो है या बस सिस्टम है, और उसके लिए पैदल चल के कनेक्टिविटी या बाइसिकल से कनेक्टिविटी, कि घर से निकलें आप और बाइसिकल लेके मेट्रो जाएं और वहाँ पर पार्क कर दें और वहाँ चले जाएं और पब्लिक बाइसिकल लेके अपने ऑफिस पहुँच जाएं। तो गाइडलाइन तो बहुत अच्छी बना के दी गई हैं, और उसमें ये भी कहा गया है कि उसके मापदंड हैं कि यानी अगर एक वन वे पैदल चलने वालों की संख्या 2000 से तक है एक घंटे में, तो 1.8 मीटर यानी लगभग 6 फीट की चौड़ी पगडंडी हो जाए, वॉकवे होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर वो 2000 से बढ़ के अगर 3000 होती है तो ये 6 फीट को बढ़ा के 7 या 8 फीट किया जाए, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाने चाहिए। और ये जो 6 और 8 फीट हैं ये केवल इसमें पेड़ वेड़ लगाने का सब छोड़ के है, वॉक करने की जगह इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा दुख की बात है कि ये काम करना है राज्य सरकारों को, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको ये काम करना है, तो कुछ तो ध्यान दे रहे हैं। अब आप देखें सिक्किम में इतनी खूबसूरत रोड बनाई है उन्होंने महात्मा गांधी मार्ग करके, पौंडीचेरी में बहुत सुंदर वॉकवे बने हैं, मुंबई में जो नेकलेस क्वींस नेकलेस कहलाता है वो एक सुंदर सा वॉकवे है, और भी जगहों में बन रहे हैं लेकिन बहुत कम है अभी। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमने ये भी बताया है कि वॉक करने के साथ साथ वहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग का भी माहौल एक बनाया जाए, कि जहाँ पर खूबसूरती से जो सड़क के किनारे रेडी लगाते हैं वो रेडी को एक खूबसूरत ढंग से कियोस्क दे के उसको ऐसा लगाया जाए कि आप टहलते रहें और शाम को निकलें टहलें और शॉपिंग करते हुए घर आ जाएं आप। तो इतने अच्छे ढंग से सब गाइडलाइन बना के दी गई हैं, और आशा करते हैं कि राज्य सरकारें और जो स्थानीय निकाय माफ हैं, कीजिए लेकिन जो गाइडलाइंस हैं बहुत खूबसूरत हैं, उनको पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत में हैं जी। और पैदल से लेकर साइकिल चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। अब दिल्ली से बाहर किसी भी मेट्रो इस सिटी के आसपास निकल जाइए, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, 3-3 किलोमीटर तक आपको कट नहीं मिलेगा रोड पर जहां पर पैदल यात्री रोड चेंज कर सकता हो। यू टर्न है गाड़ियों के लिए, यानी कि पैदल यात्री वहां पर प्रेफरेंस ही नहीं है। जो सड़कें मैं कहूं कि इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, वहां पर साफ तौर पर जो पैदल फुटपाथ हैं वो पार्किंग के नाम पर अथॉरिटीज़ ने अलॉट कर रखे हैं, और जहां पर पार्किंग नहीं है वहां पर कंपनियों ने या जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। सवाल ये कि क्या स्पेस है साइकिल चलाने के लिए, पैदल चलने के लिए? मैं अफवाह छोड़ दूं, दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए, किसी एक एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, मुंबई या सिक्किम में किसी भी राज्य में, मोटे तौर पर क्या जगह है आज देश में जहां पर पैदल या साइकिल यात्री बिना डरे हुए चल सकता हो? तो देखिए, चलने के दो मतलब होते हैं। एक तो हो गया आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, और एक हो गया आप अपने काम के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप काम के लिए चलना चाह रहे हैं तो जगह नहीं है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, विच इज़ नेसेसिटी है आपकी, भाई आपको काम के लिए जाना है, मेट्रो पकड़ना है, तो उसके लिए सेफ्टी नहीं है, जगह कम है। और अगर आप सेहत के लिए सुबह चलना चाह रहे हैं या कसरत के लिए चलना चाह रहे हैं तो जगह है, जगह बिल्कुल काफ़ी है जगह, और बनी भी हुई है। आप सुबह अगर बिना ट्रैफिक के करना चाहें तो 5 बजे 6 बजे, फिटनेस से घूमने के लिए बात अलग है। बट अगर आप
कोई काम के लिए जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी आप मार्केट में जा रहे हैं, हाँ, तो सेफ्टी नहीं है। साइकिलिस्ट के लिए भी डेंजर है, जो वॉक कर रहे हैं उनके लिए भी डेंजर है। एक्सीडेंट रेट्स बहुत हैं और कई लोग साइकिल शौक में भी चलाते हैं, एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनके एक्सीडेंट रेट्स भी बहुत हैं। और तो सेफ्टी मैटर्स तो नहीं है बिल्कुल। और जो लोगों ने प्रकट किया है बिल्कुल सही है कि ट्रैफिक ज़्यादा है और क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं है। अब आप जैसे आप बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग के लिए कट्स नहीं है, वो कट भी बंद एक रीज़न से किए हैं क्योंकि एक्सीडेंट रेट बहुत बढ़ रहा है। अब वो कहाँ से किस चीज़ को रोकें? अब आप वो कट बंद कर दिए सो दैट एक्सीडेंट रेट ना बढ़े, क्योंकि गाड़ियाँ एक्सीडेंट रेट को कम करने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि आप पैदल चलना बंद कर दीजिए? नहीं, वही तो अब वो विकल्प तो पहले देना पड़ेगा तो ना सरकारों सर्कल- के सिस्टम को। हाँ, तो वो बहुत चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी उसके लिए, तो कि भाई कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। क्योंकि वॉकिंग के लिए नहीं है जगह, वॉकिंग के लिए रोड सेफ्टी के लिए कट्स बंद कर दिए हैं। कट्स बंद करें कि गाड़ियाँ ज़्यादा यू टर्न ले रही हैं, उसमें भी एक्सीडेंट्स हो रहे थे। अब लोगों के पास क्रॉस करने के लिए जगह नहीं है, तो अब मैंने ये देखा कि वो ओवरहेड जंप मार के क्रॉस कर रहे हैं। कर तो रहे हैं वो काम अपना, किसी तरह से भी क्रॉस करके कर रहे हैं किसी तरह से। तो बिल्कुल सही है, सेफ्टी के लिए, वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए सेफ नहीं है। डॉक्टर सुभाष जी, क्योंकि मैं आऊँगा बाजार हाट पर भी और घर के बाहर के फुटपाथ से लेकर और मेट्रो या जहाँ भी जाते हैं वहाँ तक के रास्ते अलग दुश्वारियाँ हैं। मैं सड़कों पर पहले आना चाह रहा हूँ। क्या सड़कों में, और सड़कों को मैं नियम देख रहा था 89 के रेगुलेशन एक्ट कहूँ या फिर ताज़ा जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बराबरी का अधिकार है, गाड़ी और पैदल यात्री दोनों के बराबरी के अधिकार हैं। लेकिन साफ दिखता है कि चाहे वो डिजाइनिंग को लेकर हो या फिर रोड सेफ्टी के नाम पर कट को बंद करने की बात हो या डिवाइडर की बीम को हाई करने की बात हो, पैसेंजर कहां पर, जो पैदल यात्री वो कहां से जाएगा? क्या वो 2 किलोमीटर पैदल चल कर यूटर्न लेकर आएगा? कैसे वो रोड क्रॉस करेगा? और फुटपाथ जो किनारे थे, अगर वो कब्जा हो चुका है या नहीं है तो फिर कैसे जाएगा? आपने सही कहा। ये समस्या तो बहुत गंभीर है, क्योंकि एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या, जहाँ पर पैदल यात्री हैं, एनएमटी हैं, साइकिलिस्ट यूज़र हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अकेले पैदल यात्रियों की जो संख्या है वो भी 15% के आसपास है। तो एक बहुत गंभीर विषय है। यही एक गरीब नेशन की, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसकी निशानी है। और डेवलपमेंट करना है आपको तो ये पैरामीटर को बहुत नीचे लाना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्री में लोग जो हैं कार ऑक्यूपेंट मरते हैं, और डेवलपिंग कंट्री या गरीब देशों में लोग जो जिनको कार से या ट्रैफिक से लेना देना नहीं होता है वो मरते हैं। जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, एनएमटी हो गए, साइकिलिस्ट हो गए। तो ये स्थिति इंडिया की है। तो किसी भी पैमाने पे हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते और डेवलपिंग भी नहीं कह सकते। हम भी उसका पार्ट है, यूएनओ जो डिक्लेरेशन है उसका पार्ट है। वर्ल्ड रोड सेफ्टी के हम लोग सिग्नेटरी हैं। जो 2011 से 2020 का जो डिकेड है वो डिक्लेयर किया गया था कि हम अपने एक्सीडेंट को आधा कर देंगे। लेकिन स्थिति ये है कि हम अपने एक्सीडेंट के बढ़ते हुए रेट को भी कम नहीं कर पाए हैं। बहुत गंभीर विषय है। हर तरफ से कोशिश की जा रही है। जैसा बताया कि अच्छी अच्छी गाइडलाइंस है। IRC, इंडियन रोड कांग्रेस की भी गाइडलाइंस है। वहाँ पर ये कंसेप्ट है, हर चीज़ को इक्विटेबल स्पेस मिलना चाहिए। जब रोड डिज़ाइन हो रहा है तो हर रोड यूज़र का उसमें ध्यान रखना चाहिए। जो पुराना कंसेप्ट है कि रोड का डिज़ाइन जो है व्हीकल के लिए डिज़ाइन किया जा रहा था, वो अब व्हीकल मूवमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। प्लानिंग जो होती है वो मूवमेंट ऑफ पीपल के लिए होती है। यानी कि आपको आदमी को एक स्थान से दूसरे तक ले जाने के लिए सुगम और एक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना है। तो उसकी यात्रा घर से शुरू होती है। तो घर से आदमी, कोई भी आदमी, चाहे कार से चले, चाहे 2 व्हीलर से चले या फिर साइकिलिस्ट से चले, वो अपने पगडंडी या घर के रास्ते का यूज करेगा। मेट्रो से भी चलेगा या मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरे साधन हैं जैसे बस है, बस से भी चलने वाला हर एक यात्री शुरू में अपनी यात्रा की शुरुआत एज ए पदयात्री करता है, उसको पैदल चलना पड़ता है। और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि घर के बाहर का जो, इवन आप कॉलोनी से बाहर जाओगे तो कॉलोनी के जो गार्ड हैं, जो गेट हैं, वो पहला काम उन्होंने इंक्रोच किया है कि फुटपाथ के ऊपर बनाए हुए हैं उन्होंने एंट्री के लिए। तो वहीं से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। आप सीधे सड़क पे पहुंचते हैं। सड़क पे जाने के बाद आप बस स्टैंड में जाने के लिए आपको कॉलोनी के बाहर के बिजी रोड को क्रॉस करना पड़ता है। उसके ऊपर जो प्रोविज़न होना है क्रॉसिंग का, वो रोड उसमें प्रोविज़न है, उसको काल्मिंग बोलते हैं, ट्रैफिक काल्मिंग टेक्निक्स। उसमें रेज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वहाँ आदमी कंट्रोल करे, गाड़ियाँ रुकें और पदयात्री अपने सरफेस पे चले, उसको ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा प्रोविज़न नहीं है। और जब वो वहाँ पहुँच रहा है तो अगर उसको क्रॉस करना है तो क्रॉस करने के लिए आपको
ट्रैफिक के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक को उसको रास्ता देना है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। जब हम वाहन यूज करते हैं तो हम पैदल यात्रियों को कोई परवाह नहीं मैं करते। सोच पर भी आऊंगा। गाड़ियों के जो हम जब गाड़ी चलाते हैं तब हमारी सोच क्या होती है? सोच अलग है। हाँ। जब हम घर हमारा होता है, दुकान हमारी होती है, बाजार हमारा होता है, जी तो हमारी सोच क्या है इंक्रोचमेंट को लेकर, और जब हम यात्री के तौर पर सामने आते हैं तो सोच बदल क्यों जाती है? मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टेक्निकल चीजों पर आना चाह रहा था कि जो डिजाइनिंग है जी, पहले की रोड की डिजाइनिंग, जहां पर जैसे कि सर ने कहा कि फिक्स था कि इतने फीट चौड़ा आपको फुटपाथ देना है, जी, जी। इतने मीटर के बाद आपको कट देने हैं, या फिर आपको अंडरपास या ओवरब्रिज देना है पैदल यात्रियों के लिए। क्या वो डिजाइनिंग के मानक बदल गए हैं? और अगर मानक हैं तो वहां पर पूरे नहीं हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फुटपाथ नहीं है, ओवरब्रिज नहीं है, वो सब 3 साल 5 साल के बाद बनेंगे? मानक, जहाँ तक मानक का सवाल है, मानक जो है आगे से आगे पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होते जा रहे हैं, लेकिन यथास्थिति ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो सड़कें बन चुकी हैं, जहाँ मैंने बताया ना पहले प्रायोरिटी जो होती थी मूवमेंट ऑफ कार के लिए होती थी, ट्रैफिक के लिए होती थी, तो वहाँ सबसे पहला कट जो होता था, यानी कि कंप्रोमाइज़, वो पद यात्रियों के पैदल रास्तों पर होता है। पहले सड़क बना दो, पद यात्री तो कैसे ना कैसे पहुँच ही जाएंगे। दे हैव टू शेयर द स्पेस, वो उनको रोड पे ही चल के शेयर करना पड़ता है। आज भी जब प्रायोरिटी होती है, पहले सबसे पहले सड़क बनती है, उसके बाद फुटपाथ बनता है, उसके लिए भी प्रेशर और लोकल अगर मूवमेंट लाते हैं तब जाके उसको बनाया जाता है। डिजाइन में होता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। रजी जी, दिक्कत शुरू कहाँ से होती है? लोगों की सोच से। जब मेरा घर है, मैं उस फुटपाथ को समझता हूँ कि मेरी जगह, मैं इंक्रोच कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बाजार जाता हूँ तो मुझे लगता है कि इस दुकानदार ने उस फुटपाथ पर कब्जा क्यों कर रखा है, या फिर किसी ऑफिस के बाहर खड़ा होता हूँ तो लगता है उसकी पार्किंग ने फुटपाथ पर कब्जा क्यों कर रखा है। जी, मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे बताया कि हमारी सोच एज अ रोड यूज़र और एज अ होममेड या उस हिसाब से हमारी जगह जगह चेंज हो रही है। चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि ना तो हमारे को अपने राइट्स प्रॉपरली पता है, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें क्लियर हैं कि हमें एज अ रोड यूज़र, अगर मैं पेडिस्ट्रियन हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अगर मैं एज अ रोड यूज़र गाड़ी चला रही हूँ, एज अ व्हीकलर ड्राइवर मैं उतर रही हूँ सड़क पर, तो मेरी जिम्मेदारी वहाँ पर बदलती है। यहाँ पर अभी ऑडियंस ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज करे थे और सर ने भी जैसे बताया कि आप जब सड़क पर उतरते हैं और मेट्रो तक जाने की सोचते हैं तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर के लिए भी आप कहते हैं आप मुझे घर से छोड़ दीजिएगा जरा, 2 व्हीलर पे छोड़ दीजिए। क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? क्या 500 मीटर या 1 किलोमीटर के लिए क्या हमारा युवा इस लायक नहीं है कि वॉक कर सकता है? वॉकिंग है, लेकिन हमारा स्टाइल चेंज हो गया, स्टाइल स्टेटमेंट्स भी चेंज हो गई हैं और हमारी सोच भी सड़क को लेकर बदलती जा रही है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, आज की डेट में ना लोगों को पैदल चलने में भी लगता है कि हमारा स्टेटस सिंबल कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है। जब वो एज अ पेडिस्ट्रियन घर से निकलते हैं तो शायद वो अपने आप को, आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट हेडफोन्स भी लगा लेते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड में मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन जब वही पर्सन 10 साल बाद या 5 साल बाद एक शॉपकीपर बनता है तो वो उसका माहौल चेंज हो जाता है। उसको उस टाइम चाहिए होता है कि मेरे को फुटपाथ फ्री मिल जाए ताकि मैं 1 किलोमीटर खुद वॉक करके भी चला जाऊं, मेरी स्टाइल स्टेटमेंट भी सामने आए और मुझे किसी तरीके के नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का यूज ना करना पड़े, मेट्रो या अदर ट्रांसपोर्ट तक जाना। लेकिन जब वो एक शॉपकीपर बन रहा है या शायद अपना ऑफिस बना रहा है तब उसकी सोच बदल जाती है। एक्चुअली दिस इज द डिमांड। ये आज का टाइम है जहां पर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सरकार के साथ साथ पब्लिक का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क को सड़क समझें। सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। अगर जैसे सर ने बताया कि 100 फुट का अगर रोड है तो उसमें 7 से 8 फुट 15 फुट आपको रखना है। ये सीधा सीधा मैटर जाना चाहिए। पेडिस्ट्रियन कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं है। पेडिस्ट्रियन कौन नहीं है हमारे देश में? राइट मेरा भी बनता है एज अ रोड यूजर, जब मैं सड़क पर उतरूं, चाहे मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, चाहे मैं एज अ सिटीजन सोचूं कि मेरे को व्हीकलर पॉपुलेशन बढ़ानी क्यों है, क्यों मुझे पॉल्यूशन क्रिएट करना है, वहां पे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि 1 किलोमीटर के लिए मेरे को 2 व्हीलर की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पी टू वॉक लाइक दैट। तो हमारी मानसिकता को बदलना है अगर, तो वहां पे जरूरी है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज। अगर एनक्रोचमेंट है तो उस एनक्रोचमेंट को वहां पर होने क्यों दिया जा रहा है? क्यों अथॉरिटीज आगे आकर उस एनक्रोचमेंट को हटाती नहीं है? क्या पेडिस्ट्रियंस की तरफ से डिमांड नहीं है सेफ रोड की, या वो चलना नहीं चाह रहे हैं, या 2 व्हीलर राइडर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं?
वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। मैं इसी पॉइंट पर आऊँगा कि असल में आप लोग जब कहीं भी जाते हैं घर से निकलने के बाद, कभी आपको लगा कि सड़क पर किसी ने कब्जा किया हुआ है या फुटपाथ पर कब्जा है, बाजार में या कहीं भी आप जा रहे हैं, या पार्किंग अवैध पार्किंग है, आप लोग के जहन में क्या आता है? शिकायत किससे करें? क्या ये सवाल आता है? आपको पता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं? हमारे कॉलेज के बाहर जो दोनों तरफ डिवाइड 2 वे रोड है, तो दोनों तरफ फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि पूरा फुटपाथ दुकान से, चाय की टपरी, मैगी का दुकान, ऐसे पूरा फुटपाथ दिखता ही नहीं है। और फुटपाथ के जस्ट नीचे लाइन से बाइक लगा हुआ है, कार लगा हुआ है, तो इस तरह से लिटरली हम लोग रोड पे चलते हैं। तो क्या ये सरकार को दिखता नहीं है? नहीं, लेकिन आपको कभी लगा या कि किससे शिकायत करें? आपको पता है कि किससे शिकायत करनी चाहिए? अगर ये सब शिकायत गवर्नमेंट से करनी है। गवर्नमेंट से करनी है? गवर्नमेंट से। ओके, मैं इसी पर आना चाह रहा हूँ कि किससे शिकायत आप लोग समझते हैं कि करनी चाहिए थी या होती है? ये काम सारा कॉर्पोरेशन का है कि जो इनक्रोचमेंट हो रही है ये कॉर्पोरेशन की वजह से हो रही है। शिकायत करते हैं कॉर्पोरेशन करते, सुनता कोई नहीं है वहाँ पर। सुनता कोई नहीं। आप बताएं। पेडेस्ट्रियन राइट है वो एक्चुअली हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, न ओनली सिटीजन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादा मास जो है चाहता है कि उनको अच्छी तरह से यूज़र फ्रेंडली जो सब सहूलतें है मिले, तो उनके लिए हमें एटलीस्ट पहले से एक शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम जो है वो बहुत ऊपर तक की है। जब मैं कॉलेज की तरफ जा रही होती हूँ तो वहाँ पर फुटपाथ पे चलने के लिए जब हम चाहते हैं कि हम फुटपाथ पे चले, तो वहाँ पे यूजुअली कार लगी होती है फुटपाथ पे। लाइक कैन यू इमेजिन, कार फुटपाथ पे लगी हुई है, तो हम कहाँ चलेंगे? लाइक वहाँ पर तो एक ही चलने का रास्ता है हमारे लिए, और वो भी ब्लॉक हो चुका है। प्लस एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि हर रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, और जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे कार को स्टॉप हो जाना चाहिए एट पॉइंट ऑफ जब रेड लाइट हो चुकी है तो, और ऐसा होता नहीं है। लाइक जेब्रा क्रॉसिंग तो क्या किसी को समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल आगे आगे लेके जाते हैं। तो वी आर लाइक व्हाट कैन आई से, हम मजबूर होते हैं कि हम लाइक जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं चले या फिर बिल्कुल मेन रोड पे चले, तो इससे क्या एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे ही ना। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले आते हैं, सबको हटाते हैं, लेकिन कल होके वापस वही काम। रोड्स पे हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग्स पे हम लोग कार, बाइक या जो भी व्हीकल्स या कोई कमर्शियल यूजेस के उसको यूज़ करते हैं। उसके इंस्टेड हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग को जब देखते हैं तो विजिबल नहीं होती है काफ़ी बार होने के बावजूद भी। नोएडा चले जाएं या गाज़ियाबाद की तरफ जाए तो रोड सेफ्टी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ओके। ऑनेस्टली मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बट नोएडा ट्रैवलिंग होती है किसी भी पर्पस से, तो ये चीज़ मैंने भी देखी है। मैम, जैसे आपने बोला कि हम 1 किलोमीटर चलना नहीं चाहते हैं, बात ये नहीं है कि हम 1 किलोमीटर चलना नहीं चाहते हैं, उसकी जगह हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है, ऑप्शंस है फुट ओवर्स के और अंडर पासिस के, जो कि बनाए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक मेट्रो स्टेशन से कोई बंदा उतरा है और उसे अगर रिक्शा करना है फॉर एग्जांपल, और रिक्शा अगर ऑपोजिट रोड पर है, तो ये नहीं है कि हम उसके लिए 3 किलोमीटर का यू टर्न प्रेफर करेंगे। अगर वहाँ पर एक फुट ओवर या फिर एक अंडर पास होगा तो शायद वो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, अगर फुट ओवर है तो वहाँ पर लिफ्ट होगा, तो चाहे एक सीनियर सिटीजन हो या एक टीनेज हो, अगर वो लेट हो रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इतने लंबे यू टर्न्स के चक्कर में जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो राइडर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं वो तो कवर कर लेते हैं, बट हाँ, पेडेस्ट्रियन के लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। सुधीर सर, 2 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक ये कि जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है, और मैं आधिकारिक आंकड़े नहीं है, गैर सरकारी आंकड़े हैं, 87% लोगों को ये नहीं पता कि इसकी शिकायत किससे करें। 7% ये कहते हैं कि शिकायत करने के बाद ऑब्वियसली उन्होंने पुलिस को शिकायत की, उस दिन हो सकता है थोड़ी तस्वीर बदली हो, और जैसा कि बच्चे ने कहा कि अगले दिन तस्वीर वही सब कुछ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? क्योंकि मैं लॉ पढ़ रहा था, उसमें साफ है कि अगर फुटपाथ पर गाड़ी या फिर बाइक पार्क है या वहां पर जा रही है तो पुलिस उसके जिम्मेदार है जी। अगर फुटपाथ नहीं है, इनक्रोज्ड है, मार्केट के जरिए लोकल एजेंसी यानी कि नगर निगम या नगर पालिका या परिषद जो भी हैं वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये फिर एक्ट क्यों नहीं कर रही? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक पार्किंग की बात है, और वो तो पुलिस जनरली हर जगह पुलिस के ही अख्तियार में आता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको अनऑथराइज पार्किंग जो है उनको हटाना है, और एनक्रोचमेंट को म्यूनिसिपैलिटीज़ को हटाना है। जहाँ तक सामान्य ढंग से कहीं कहीं पर किसी और की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ये 2 की जिम्मेदारी है। और चूँकि इसको ये जिम्मेदारी ये सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनके पास स्टाफ की कमी हो सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास स्टाफ की भी कमी हो सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन ये भी है कि एक सिंगुलर अथॉरिटी नहीं है कि हम किसके पास जाएं, ये एक समस्या उठती है। तो एक आवश्यकता ये भी है कि हमने अब नगर विकास मंत्रालय से
शहरी विकास मंत्रालय से हमने ये भी कहा था कि एक अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनानी चाहिए शहर में, जो कि ये सब एक बार देखे, लोग भटके ना कि हमको इसके पास जाना है कि उसके पास जाना है। तो शुरू हुई उस पर बात, लेकिन वो राज्य सरकारों को बहुत कन्वीनियंट नहीं लगा ये कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एमलगमेट करके एक डिपार्टमेंट बना दें, तो उनको दिक्कत लगी इसमें। तो बनाने में तो ये है, लेकिन अब ये भी समस्या है कि जब रोड के रिपेयर की बात आती है, रोड रीडिज़ाइन करना है, तो फुटपाथ को छोड़ रहे हैं। तो हमने JNNURM जो प्रोग्राम था उसमें हमने ये कहा कि जब आप रोड को इम्प्रूव करने की बात करेंगे शहर में, तो साथ साथ ड्रेनेज और फुटपाथ को भी उसी एस्टिमेट में बनाइए। नहीं तो ये माना जाता है कि रोड का मतलब है ब्लैक टॉप सरफेस है, वही रोड है, उसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया हमने कहा इसके साथ साथ ड्रेनेज भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हम तो इसमें फुटपाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ड्रेनेज की बात ना करें उसके साथ साथ में, तो वही ड्रेन का पानी निकल के फुटपाथ पे आके वो भी एक मुसीबत है हमारे लिए। तो हमने कहा कि एंड टू एंड कैरेज वे के अलावा वॉकवे और ड्रेनेज और कैरेज वे तीनों मिला के आपका एस्टिमेट बनेगा, तभी हम उसको पास करेंगे अगर हमारे मंत्रालय से कोई सपोर्ट लेनी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकारें जो है वो भी अपने गाइडलाइन में, हमने गाइडलाइन दी है, वो अपने मैनुअल्स में इसको डाल दें। जो उनके मैनुअल है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मैनुअल हैं या रोड एंड ब्रिजेस के R&B डिपार्टमेंट के मैनुअल हैं, IRC की गाइडलाइंस भी हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के समझिए उनके आशीर्वाद से इंडियन रोड कांग्रेस की भी गाइडलाइंस हैं, उसमें भी यही बातें कही गई। लेकिन अल्टीमेटली उसको शहर जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो राज्य सरकारों को चाहिए कि वो अपने मैनुअल्स में, म्यूनिसिपल मैनुअल हो या फिर वो रोड एंड ब्रिजेस के मैनुअल हो या फिर टाउन प्लानिंग के मैनुअल हो, इन सब में ये गाइडलाइन को समावेशित करके सारी हर एक प्रोजेक्ट, हर एक एस्टिमेट, इन सब में इसको जब बनाएंगे तभी जाके वो बात शाश्वत ढंग से चल पाएगी। ओके रजनी जी, जो मैंने शुरुआत में इसलिए कहा था कि क्या वाकई पैदल यात्री दिख नहीं रहे हैं प्रशासन को, सरकारों को? क्योंकि 2 लेयर हैं। अगर ट्रैफिक को लेकर कोई वायलेशन है, यानी कि पार्किंग अवैध है या फुटपाथ पर कब्जा है, पुलिस के पास आमतौर पर इंसान जाता है, एक दिन तस्वीर बदलती है, जैसा कि कहा कि अगले दिन वही होती है, और कमोवेश हर शहर में यह हाल है। दूसरा, नगर निगम या नगर पालिकाएं जो लोकल यूनिट है मैं कहूँ, या फिर अथॉरिटीज़ हैं, अगर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव की बात करूँ, ये दोनों जो है इस पैदल यात्रियों के हक या उनके मैं कहूँ कि जो अतिक्रमण हो रहा है, इतनी ज़्यादा मौन क्यों रहती हैं, सेंसिटिव क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि वो सेंसिटिव नहीं है, और उसके पीछे की शायद वजह ये है कि अभी जैसे मैडम ने बताया कि बात बहुत ऊपर तक है कि कहीं ना कहीं कुछ करप्शन इन्वॉल्व है, कि एनक्रोच करने दिया जा रहा है, उस रोड को एनक्रोचमेंट के पास छोड़ दिया गया है। बात आ जाती है कि वहाँ पर अथॉरिटीज़ इस तरीके के एक्शंस क्यों नहीं ले रही? क्या रोड सेफ्टी या पेडिस्ट्रियन मूवमेंट उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, या इम्पोर्टेंस कुछ और है, वो क्वेश्चन मार्क है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है कि जो चलने का तरीका है हम लोगों का, जैसे फुटपाथ भी है, जेब्रा क्रॉसिंग की भी यहाँ पर बात हो रही है, और एनक्रोचमेंट की भी है, तो फुटपाथ हमारा कितना किस वे में बना हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या है। अगर मैं एक नॉर्मल पेडिस्ट्रियन की तरह आज एक रोड पर चलना शुरू करूँ तो शायद 1 किलोमीटर में 5 से 6 बार हम फुटपाथ से ऊपर और नीचे उतरते हैं, क्योंकि कहीं पर उसकी हाइट कुछ है और कहीं पर उसकी हाइट कुछ और है। जहाँ पर एनक्रोच होने लायक है वहाँ पर एनक्रोच हो जाता है, जहाँ पर होने लायक नहीं है वहाँ एनक्रोच नहीं हो रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए, बट अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं जिम्मेदार आना पड़ेगा। लोकल एरियाज़ के पुलिस स्टेशंस में SHOs जो बैठे हैं या ट्रैफिक में, बिकॉज पेडिस्ट्रियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, उनको आपको मैनेज करना है। एवरीवन इज अ पेडिस्ट्रियन, तो पेडिस्ट्रियन को उसका राइट उस वे में मिलना चाहिए। उसके हिसाब से जो वहाँ का लोकल अथॉरिटी है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, और जैसे सर ने बताया कि आना चाहिए था कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए थी जिसमें PWD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी डिपार्टमेंट्स आ सकें ताकि एक कंप्लेंट आ सके। मैं चाहूँगी इस फोरम से कहना कि वाई शुडंट हमारे पास एक कंप्लेंट नंबर है क्यों नहीं, हमारे पास एक नेशनल नंबर क्यों नहीं है कि अगर मैं हमारे पास 101 है, 102 है, तो अगर एक रोड खराब है या एनक्रोच्ड है या किसी गड्ढे के, अभी एक केस आया था जिसमें एक गड्ढे की वजह से एक फादर ने अपने छोटे से बच्चे को खोया, वो बहुत चला भी न्यूज़ चैनल पे। तो वहाँ पर व्हीकुलर मूवमेंट की वजह से वो गड्ढा था वहाँ पर और बच्चे की जान गई। मैं एज अ पेडिस्ट्रियन पूछ रही हूँ कि एज अ पेडिस्ट्रियन मैं गाड़ी नहीं चला रही, लेकिन उस गड्ढे की वजह से मेरी मौत हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ पर कौन है? तो वहाँ हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ को लेनी पड़ेगी, हमें अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि अब हमें एक नेशनल
नंबर की ज़रूरत है जो हर किसी के पास हो, चाहे वो किसी भी नंबर, 3 डिजिट का नंबर। मुझे नहीं पता कि मेरे एरिया में फलाना कौन सा कैंडिडेट है इस चीज़ के लिए, कौन अथॉरिटी है। एक कॉमन नंबर आप कह रहे हैं। कॉमन नंबर होना चाहिए, चाहे वो स्टेट वाइज हो, अगर हम इतने लेवल पे नहीं जा सकते नेशनल, तो एटलीस्ट स्टेट लेवल पर हो जो डायरेक्ट सीएम के अंडर में हो कि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। That is जी, दो चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबल है कौन। मैं एक पैदल यात्री हूँ तो मैं शिकायत करूं किससे? क्योंकि मैं अगर एक दिन पुलिस को करता हूं, अगले दिन तस्वीर रही है, तो जाहिर है कि मुझे भी लगे कि शायद कोई फ़ायदा नहीं है, या फुटपाथ नहीं है, सड़क टूटी हुई है या कट नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी और मैं किसके पास जाऊं? जी हाँ, ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है जिसकी बात कर रहे थे। अगर वो होती तो एक नंबर होता, एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती। यहाँ लोगों को तो यही नहीं पता, और लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि वो अपने ऑफिस पहुँचें, टाइम से वहाँ पहुँचें, या फिर वो शिकायत करने कहीं जाएं और वहाँ धक्के खा के वापस आएँ और दूसरे दिन वहाँ कुछ भी ना हो। उसको टाल दिया जाता है, टाल मटोल करके ऐसे किया जाता है। जैसा बताया गया कि जो सड़कों पे एनक्रोचमेंट है या फुटपाथ का एनक्रोचमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनता के ही नुमाइंदे वहाँ पर चुन के गए हैं, लेकिन जनता के ही नुमाइंदे जनता की नहीं सुन रहे हैं। तो या तो सिटीजन फोरम हो जो एकदम यूनाइटेड होके जाए कि ये हमारे अधिकार हैं, उनको अवेयर किया जाए कि अपने अधिकारों के लिए वो आगे किसी को आगे लाएं और आगे उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। तो इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा एजेंडा है। जहाँ तक मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो और बिहेवियर की बात करूँ, ये एस्पेक्ट है। अगर सेफ्टी की बात करें या किसी भी सिस्टम को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके सारे कंपोनेंट का बराबर से प्रोग्रेस होना जरूरी है। जैसे मैं सेफ्टी की बात करूं या ट्रैफिक मूवमेंट की बात करूं, तो वहाँ पर आता है इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग का मतलब है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। तो रोड में जब डिज़ाइन करने के लिए सब गाइडलाइंस हैं, उसको बनाने के लिए हमारे पास सारे तरीके हैं उसको बनाने के लिए, लेकिन उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एज ए इंजीनियरिंग अगर उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करें तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग उसको यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जब मेट्रो जो है एसी है, उसका एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, उसमें साफ सुथरा है, वहाँ पर जाते ही आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहाँ आदमी सड़क पे नहीं थूकता, प्लेटफॉर्म पे नहीं थूकता। यही चीज़ अगर हमारे फुटपाथ भी ऐसे क्लीन हो, साफ सुथरे हों, वहाँ डस्टबिन लगे हैं, लोग वहाँ पर चलना चाहेंगे, वहाँ वो मिसबिहेव नहीं करेंगे, उनका टोटल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यू कैन इन्फ्लुएंस दैट। पर इसके साथ साथ में एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फुटपाथ बना दिया, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अगर उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वो बनाना एकदम वेस्टेज है, इनक्रोच हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, गाइडलाइंस भी हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर नहीं बनाया, जस्ट उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने बना दिया। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि मिनिमम फुटपाथ की जो विड्थ है 1.8 मीटर चाहिए। वो 1.8 मीटर, उसमें ट्री नहीं चाहिए, उसमें कोई डस्टबिन लगा नहीं होना चाहिए, कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री, वो क्लियर होना चाहिए वॉकिंग के लिए। वो इसलिए है कम से कम 2 आदमी आपस में बिना एक दूसरे के टकराए आपस में 2 डायरेक्शन में चल पड़े। तो वो उतना तो नहीं है, उसको पूरा करने के लिए फुटपाथ कई जगह 2 फुट का बना दिया जाता है, कई जगह 1.5 फुट का, कई जगह 3 फुट का। मैंने 1 फुट के भी फुटपाथ देखे, क्योंकि वो रेज्ड है, उसके ऊपर एक आदमी नहीं चल सकता, 2 कैसे चलेंगे? तो उसको जस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यदि हमने इतना लंबा फुटपाथ बना दिया, वो नहीं होता। दूसरी बात, फुटपाथ जो बनना है वो रेगुलर होना चाहिए। हर एक आदमी अपनी कन्वीनियंस चाहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो सबका बेसिक लॉ है और उसी पे चलता है। हम कैसे ये महसूस कर सकते हैं कि पेडेस्ट्रियन 200 मीटर या 300 मीटर घूम के आएगा फिर उस तरफ जाएगा, या आप फुट ओवर ब्रिज बना देंगे, पेडेस्ट्रियन ऊपर चढ़ेगा फिर जाएगा। यंगर जनरेशन फुटपाथ पे नहीं चढ़ेगी, वो सामने क्रॉस करना चाहेगी। तो उसका ये अधिकार है, जहां उसका डिजायर लाइन ऑफ फ्लो है, उसके लिए वहीं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बने और वो लेवल पे बने, और वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे। अगर वहां पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो गाड़ियों पर सिग्नल लगाया जाए, गाड़ियां रुके वहां पर, और रिक्वायरमेंट कम है तो वहां पर पुश बटन शुरू किया जाए, तो वहां क्रॉस कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन 2 बातें साफ है, जैसे कि सर ने कहा कि गाइडलाइन साफ तौर पर कहती हैं, और आप करें डिजाइनिंग के लेवल पर भी पेडेस्ट्रियन का पूरा हक है और उसको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन सवाल ये लागू नहीं हो रहा, तो फिर क्या माने कि चिंता क्या है? महज फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता भर दिखता है, और अगर नहीं है तो गंभीरता इससे दिखनी चाहिए कि फिर वो शिकायत करे कहाँ और किस तरह की कार्रवाई होगी और करेगा कौन?
तो इसमें एक चीज़ हम नहीं डिस्कस कर रहे, सेंसिटिविटी। हम एज अ पेडेस्ट्रियन या एज अ पॉपुलेशन क्या हम सेंसिटिव हैं दूसरे आदमी के लिए? मतलब डू वी केयर कि कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, चाहे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है या नहीं है, या पाथवे है या नहीं है, या कुछ नहीं है, मतलब वैल्यू ऑफ ह्यूमन वो हमारे में है। ये भी एक चीज़ है ना जो हमको सोचनी है कि क्या हमारे को इस तरह से एजुकेट किया गया है कि दूसरे का ध्यान रखो, दूसरे का। अभी तो एजुकेशन ऐसी चल रही है कि अपना काम करो, दूसरे को छोड़ दो। बचपन से ही यही सीखते आ रहे हैं, तो बड़े होके फिर वैल्यू ऑफ लाइफ ही नहीं रह जाती। तो उसमें आप पाथ बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, कुछ भी कर दो, फिर आप इनसेंसिटिव हो। अभी शिकायत करने के लिए लेट्स से अभी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, बट 2 बॉडीज़ तो हैं, तो वहीं पे चले जाते हैं। जब दूसरी तीसरी बॉडी बनेगी तो ठीक है, वेरी गुड, इट विल हेल्प अस। बट अभी 2 म्यूनिसिपल है, पुलिस है, तो हम वहाँ भी नहीं जाते हैं। वहाँ भी नहीं जाते, तो सेंसिटिव नहीं है ना हम। इंसिडेंट हुआ, थोड़ा शोर मचाया और आगे चल पड़े। तो एक बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। तो रूट कॉज नीचे है कि एजुकेशन कितनी है और कितना सेंसिटिविटी हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, दूसरे का ध्यान रखना, या पड़ोसी का ही नहीं पता होता आजकल क्या हो रहा है। तो सामने कोई गिर रहा है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन रिपोर्ट करे। 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे जा सकते हैं अगर 5 लोग साथ में जाएं, लेकिन सब लेट हो रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया तो जेल। काफ़ी मिक्स्ड है चीज़ें। ये बहुत अहम बात कही सिद्धार्थ। मैं इस पर चाहूँगा कि आप लोग कह रहे हैं कि कब्जा है, इंक्रोच है या फुटपाथ नहीं है तो टूटा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि हम अगर खुद एक सिटीजन के तौर पर या फिर एक पैदल यात्री के तौर पर कितना वक्त देते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और चाहे हमें एक लेवल या दूसरे लेवल या तीसरे अधिकारी से मिलना हो, वहाँ जाकर हम शिकायत करें इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप पर, ऐसा क्यों नहीं होता? वजह क्या है? जैसा कि सर ने वो पॉइंट बोला सेंसिटिविटी का, वो बिल्कुल सही बोला कि जब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो हम लोगों को पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी होती है कि हम लोगों को पेडेस्ट्रियन वाले जो वॉक है उससे भी जाने के लिए, मतलब गाड़ियाँ वहाँ से भी निकलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दिन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था कि गाड़ियाँ फंस गई थी, तो मैंने देखा कि एक गाड़ी ने आना शुरू किया, उसके पीछे पीछे कहीं 2 व्हीलर्स आने लगे। ऑब्वियसली 4 व्हीलर्स आ नहीं सकते, वरना वो भी उतनी कोशिश करते। तो एज अ इंडिविजुअल हमारा भी एक मतलब बनता है फ़र्ज़ कि अगर हम जहाँ भी हमें जाना है, अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा जो हमारा रुक जाएगा, कि हमारे बिना वो चीज़ चलेगी ही नहीं। तो इंडिविजुअलिटी नहीं है, एंड बिल्कुल सर सेल्फिशनेस है बहुत लोगों में। सर ने बोला कि कोई सोचता नहीं है इस बारे में, एक्चुअली ये सच है, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच रहा कि कंप्लेन करनी है। सब ये सोच रहे हैं पढ़ना है, लिखना है। लग्जरी हो गई है कार्स, व्हीकल्स खरीदनी, कोई भी नहीं चाहता है। आज देखते हैं कि पैदल चल रहे हैं, अच्छा ठीक है हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे, गाड़ियों की लाइन लगाएंगे। सबकी सोच इस तरीके की हो गई है, कोई पैदल नहीं चलना चाहता है। और मैम ने जैसा बोला था, सबको शेम फील होता है पैदल चलने में। लाइक ये सोच, माइंडसेट हमें डिफरेंट करनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। तो वही है, कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि सबका एम यही है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, उन्हें कार्स की लाइन लगानी है। ओके। जो पैदल चलना चाहता है वो पैदल चल नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं है। नहीं, लेकिन शिकायत किससे करते हैं? आपको पता है कि पैदल चलने के लिए रास्ता है, पैदल का किसी ने उसको बंद कर दिया है, कभी शिकायत करने की कोशिश की, या देखे और आपने रास्ता बदल लिया? शिकायत करने की कोशिश नहीं की, पर जब देखते हैं ना कि अगर कोई शिकायत कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो दूसरा पर्सन शिकायत करता ही नहीं फिर है, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो करना तो बेकार ही है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे कई लोगों ने बोला कि जेब्रा क्रॉसिंग की कोई वैल्यू नहीं है, बट हाँ, अब मैं ऑनेस्टी के साथ जाऊँ तो अब मैंने कई जगहों पे देखा है कि रेड लाइट्स पे कैमराज लग गए हैं, CCTV कैमराज, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट टूवर्ड्स अस, कि उन कैमरास की वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन चालान ये जो चला है, तो लोग कहीं ना कहीं डर चुके हैं कि हाँ जेब्रा क्रॉसिंग से एटलीस्ट पीछे गाड़ी, चालान का रेट बढ़ गया इसलिए भी डरते हैं। हाँ, इसलिए भी डरते हैं। लेकिन पहले क्या था कि लोगों तक शायद वो चीज़ पहुंचती ही नहीं थी, कि क्योंकि अगर कोई गाड़ी स्पीड में निकल रही है रेड लाइट क्रॉस करके भी, तो पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं सकते हैं। बट ये जो कैमरास का जो ऑप्शन या कैमरास का जो स्टेप उठाया गया, इस चक्कर में उन्हें पता है कि हाँ चाहे हम क्रॉस कर भी जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर तक चालान तो पहुंच ही जाएगा। तो इस वजह से एक जो मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट पेडेस्ट्रियन के लिए बड़ा है कि हाँ अब हम थोड़े सेफ हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, लेकिन जो फुटपाथ है जहाँ पर पार्किंग है, दुकानें खुल गई हैं या दुकानों ने अपना आगे तक बढ़ा लिया है, वो तो 24 घंटे दिखता है, किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, फिर भी नहीं डर होता है। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं
और किसी भी गाड़ी वाले को कहो कि ये क्या सड़क पे गाड़ी की है, तो वो कहता है मैंने अपने घर के आगे खड़ी की है। मेन उसका यही होगा, मैंने अपने घर के आगे गाड़ी की है, मैंने लाखों रुपए की गाड़ी खरीदी है कि अब मैं घर के अंदर तो रख नहीं सकता। अगर हमने उसकी RWA में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में शिकायत की कि ये सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और इसका कुछ सोल्यूशन निकालो क्योंकि हम पैदल चलने वाले तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, तो उसका उन्होंने यही सोल्यूशन दिया कि गवर्नमेंट की कोई अथोराइज्ड पार्किंग नहीं है, कोई जगह नहीं है, हम कहाँ करें, हमें तो यही जगह मिलती है, हमने तो यही कर। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि जब हम घर से निकलते हैं सोच अलग है, हम अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सड़क गाड़ी के लिए ही बनी हुई है, लेकिन दूसरे की तकलीफ क्या है शायद उसको ना हम समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। ये क्यों नहीं सोचा जाता है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनकी सुविधा पहले दी जाए। रोड तो बन रहे हैं, लोग क्रॉस कैसे करें, उनके लिए पहले ब्रिज क्यों नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ें कई जगह मैंने इस सवाल को लेकर जो आज का मुद्दा था सोशल मीडिया पर डाला, तो कई लोगों के बहुत बेहतरीन से अजीब से तरह के मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि एक जो सोच की बात कर रहे थे कई लोग, हर बड़ी गाड़ी वाला छोटे वाले को घूर के देखता है सड़क पर, गाड़ी वाला पैदल यात्री को, ट्रक वाला गाड़ी वाले को, गाड़ी वाला बाइक वाले को, और कोई भी दूसरे या अपने छोटे वाले को ना तो पास देना चाहता है ना रुक के उसको जाने देना चाहता है। ये तो नियमों से नहीं बदलेगा सर? नहीं, ये देखिए नियमों से बदलेगा ये, और इस तरह से बदलेगा कि अगर अच्छे फुटपाथ बनाए जाएं, और जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कंप्लेंट करें, कहाँ करें, जो चीज़ जग जाहिर है, जो कोने कोने पर फैली, उसके लिए कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो 1 किलोमीटर में 2 इंक्रोचमेंट हैं तो उसकी कंप्लेंट की जाती है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर में 2000 इंक्रोचमेंट हैं तो पूरा किलोमीटर इंक्रोच्ड है। हाँ, तो उसके लिए कंप्लेंट करने कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, सरकारें हैं, उनको अपना मन पक्का करना है कि जनता को हम एक अच्छा सा फुटपाथ देंगे और सब वॉक करना चाहेंगे। अब यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो हमारी उम्र के हैं, बचपन में वॉकिंग साइकिलिंग ये तो ऑर्डर ऑफ द टाइम था ये सभी। अभी तो बच्चे को साइकिल पे आप भेज नहीं सकते हैं बाहर, किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि बच्चे से कि 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, साइकिल से चले जाओ। और मैं यूनिवर्सिटी 8 किलोमीटर साइकिल से जाया करता था जब पढ़ता था। अभी किसी की हिम्मत नहीं कि 800 मीटर भी भेज दे। तो ये तो सरकार का करना है, इसमें कंप्लेंट वगैरह 1-2 जगह कर सकते हैं, इसमें नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इस फोरम के माध्यम से सभी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, सरकारें हैं, अलग अलग लेवल की, उनको सचेतना होगा कि वो वॉकिंग को एक मॉडल बनाएं। ऐसा वॉकवे इतने सुंदर बन सकते हैं कि दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द सिटी। अच्छे वॉकवे जो हैं जिसमें के पेड़ लगे हों और जिसमें सुंदर दुकानें हों दोनों तरफ। और आपको ये बताऊं कि वॉकवे पैसे भी देते हैं सरकारों को। वो कैसे? वॉकवे के नीचे पाइपलाइन डाल के जो तरह तरह केबल हैं, जो केबल तरह तरह के हैं, चाहे वो टेलीफोन के केबल हों और या फिर वो किसी भी तरह के केबल हों, वो नीचे से जाते हैं, वो पर मीटर के हिसाब से रेंट देते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को। ये पैसे का तो जैसे कहते हैं मनी मिंटिंग मशीन भी है। तो इसमें बस एक विल पावर की ज़रूरत है। लेकिन एजेंसियों को लगता है कि जो आपने कहा कि केबल जाती है उससे पैसे मिलते हैं, तो वो तो सरकारी फंड में आते होंगे, लेकिन जो केबल के ऊपर फुटपाथ के ऊपर दुकानें हैं वो तो डायरेक्ट फंड पे आ रहा है। उनको हटाना, वो तो हटाना ही पड़ेगा, वो तो हटाना ही पड़ेगा उसको। और उन दुकानों की बिक्री बढ़ेगी अगर लोग ढंग से पैदल चल के जाएंगे। आज ये कितनी दुकानें हमें दिखती हैं, अगर आप महिपालपुर की तरफ जाएँ, दुकानें आपको आप कुछ नहीं कर पाएँ, आप ख़रीद नहीं पाएंगे सामान। पार्किंग कहाँ करें, जाएं कैसे, वहाँ उतर के पैदल नहीं जा सकते हैं। तो ये दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा है। अगर वॉकवे बनाएंगे तो हमारी दुकानें दूसरे तरह की हैं, विदेशों की दुकानें दूसरे ढंग की हैं। हमारी दुकानें जगह जगह छोटी छोटी दुकानें अभी भी भरी पड़ी हैं, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता जा रहा है। तो दुकानदारों का भला इसमें है, जनता की सेहत का भला इसमें है। और देखिए वर्ल्ड ओवर ये माना गया है कि वॉकिंग जो है वो एक सोशल इक्वलाइज़र भी है। आप अगर कार में चलते हैं, बड़ी कार है, आप बड़े आदमी, छोटी कार है, आप छोटे हैं हैसियत के हिसाब, लेकिन सड़क पे चल रहे हैं पैदल आप, तो आप सब बराबर हैं। ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं। तो समाज में बदलाव लाने, जो हम सेंसिटिव बात, सर आपने बहुत सही बात कही, ये पेडेस्ट्रियनाइजेशन जो है वो सेंसिटिविटी को ही बढ़ाता है। अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, तब उनको लगता है कि देखो ये बुजुर्ग आदमी चल नहीं पा रहा है, लेट मी हेल्प हिम, उसको हम मदद करें, इसकी कैसे करें। तो ये तो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से सरकारों के ऊपर ये बहुत आवश्यक है कि वो पेडेस्ट्रियनाइजेशन, मैं तो ये कहूँगा कि 2020 या 21 को पेडेस्ट्रियनाइजेशन वर्ष बना लें। ये 1 साल में पूरा हम शहरों की रोड्स को चमका देंगे, वॉकवे को चमका देंगे। ये मैं कई देशों के आंकड़े देख रहा था सर, बहुत ही रोचक है और हम सबको शायद सीखना चाहिए। भारत जैसे देश में जो एजेंसियाँ हैं जहाँ पर सड़क में ट्रैफिक को कम किया गया, सड़क का एक पूरा का पूरा हिस्सा पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए फिक्स कर दिया गया, गाड़ियों को बैन कर दिया गया, और उसके चलते धीरे धीरे लोगों का जो खुमार था, गाड़ियों को लेकर प्यार था, वो कम हुआ और लोग पैदल या फिर साइकिल के जरिए यात्रा शुरू कर दी। सही बात है।
जी। आप में से कोई करोल बाग मार्केट गया है अभी रिसेंटली? कृष्णा नगर मार्केट कोई गया होगा? वहाँ पर अब चेंज कर दिया गया है। पहले कार्स अंदर तक चली जाती थी मार्केट्स में, अब उसको रोक दिया गया है। मार्केट में बाकायदा स्टूल्स वगैरह लगा दिए गए हैं, टेबल लगे हुए हैं, वॉकवेज फ्री कर दिए गए हैं, डेकोरेट कर दिया गया है उस एरिया को। तो लोगों को अब अच्छा लगता है वहाँ पर इवनिंग में आना, वो लोग शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आज की डेट में अगर एक सर्वे लिया जाए कि पहले और आज की डेट में शायद कहीं ना कहीं उन शॉपकीपर्स की सेल बड़ी ही होगी, क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है, जो कूल माइंड है, कहीं ना कहीं आप शॉपिंग करने जाते हैं और आप हड़बड़ाहट में हैं तो शायद कई बार वापस आते हैं तो कहते हैं हो बहुत कुछ छूट गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बट अगर आप एक कंफर्ट एरिया में हैं, जैसे सर ने बताया कि एरियाज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारे पास तो एग्जांपल्स हैं, दिल्ली में ही हैं कि हमने करोल बाग को कर दिया, हमने कृष्णा नगर मार्केट को कर दिया, सरोजनी मार्केट हमारे लिए एग्जाम्पल है, लाजपत नगर हमारे लिए एक मार्केट जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ डेवलपमेंट हो रही है और लोगों में पेडिस्ट्रियन, एक्चुअली हम लोगों को पेडिस्ट्रियन मूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ पर ध्यान डालना चाहूँगी कि हमारा जो देश का जो यहाँ तापमान रहता है, गर्मियों के टाइम पर 45 डिग्री तक पहुँच जाना और सर्दियों में इस बारी अच्छा मौसम रहा, कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी साइकिलिंग और पेडिस्ट्रियन मूवमेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन मैं तो उससे पहले कहता हूँ कि ये मूवमेंट तो तब शुरू हो जब सड़क पर जगह हो चलने के लिए, क्योंकि जब आप 50 मीटर एक फ्लोर पर एक समान तरीके से नहीं चल सकते हैं तो उम्मीद कैसे करें कि हमारे बुजुर्ग या हमारे जो ऐसे लोग जो कि दिव्यांग लोग हैं वो अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते तो कैसे कर पाएंगे। मैं आखिरी राउंड में एक एक सुझाव लेना चाहूँगा, रास्ता क्या है, क्या उपाय होना, जैसे कि उन्होंने बताया था कि एक टोल फ्री नंबर मिल जाए, शिकायत हो सकती है, आप लोगों के नज़रिए से कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, एक एक करके बहुत संक्षेप में। एक नंबर तो होना ही चाहिए, इट्स अ बेस्ट सॉल्यूशन एवर। उसके बाद फिर जो आप बोल रहे थे कि फुटपाथ पे दुकानें होती हैं तो और पुलिस कभी कभी होता है कि उन दुकानों को हटा देती है, कुछ दिनों बाद फिर से वो दुकान वहाँ आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि उन दुकानों को हटाकर उनको कोई ऐसा स्पेस देना चाहिए जहाँ पे वो दुकान खोल सके, क्योंकि वो लोग भी वहाँ इसीलिए दुकान खोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कमाना है, उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो ऐसे जगह पर उनको शिफ्ट कर दो जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे वो दुकान ना खोल सके और फुटपाथ भी खाली हो जाए, लोग चल भी सके और उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो क्यों ना अब इतने सारे एक्सीडेंट बन रहे तो हम उस पर भी कैंपेन स्टार्ट करें, कॉल फॉर सिविक लिटरेसी। ओके, जब कोई कार खरीदने जाए तो वो ये सर्टिफिकेट दे कि मेरे पास पार्किंग की जगह है। अगर उसके पास पार्किंग की जगह है तो प्लीज़ उसको कार मत लेने दे, क्योंकि गाड़ी ले लेते हैं और वो सड़क पे खड़े करते हैं। ओके, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं होती। मेक श्योर करें एक फैमिली में ज़्यादा व्हीकल ना हो, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहते हैं, उससे फिर पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, तो वही साइकिल चलती रहती है। ओके, जैसे कि बाहर के देशों में रोड टैक्स बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से लोग कार खरीदना कम करते हैं। अगर इंडिया में ये इम्प्लीमेंट करते तो कार भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, इस वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी कम होंगे। लेकिन मार्केट और दुकानें तो रहेंगी सर, कुछ एक पॉइंट तो कम होगा, 1 पॉइंट कम होगा। गुड, हाँ जल्दी से। सर, जैसे हम पार्किंग पब्लिक रोड्स पे खड़ी कर देते तो एक कॉमन एरिया होना चाहिए, कॉमन स्पेस होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कि वहाँ पे आप अपनी पार्किंग, अपने जो व्हीकल्स हैं वो पार्क कर सकें। ओके, चलिए मैं एक एक संक्षेप में चाहूँगा कि जो आपने सुझाव बताया था, लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा आपसे सर बहुत संक्षेप में कि रास्ता है क्या, एजेंसियाँ हैं, रूल है, गाइडलाइंस हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या रास्ता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एवरी एजेंसी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव, अदरवाइज ये इस तरह से जो क्योस है, जनता कंफ्यूज है, किससे शिकायत करें, कौन हल देगा, कैसे देगा। जब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे फुटपाथ के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, रोड्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है कि प्लान के हिसाब से ऐसी दुकानें बनी हैं, हर लोकेलिटी में गवर्नमेंट ने दुकानें बना के दी हैं, वो दुकानें खाली पड़ी हैं, लेकिन लोगों ने अपने घरों में दुकानें खोल रखी हैं, सड़क पे दुकानें खोल रखी हैं। तो इसके लिए वो जो सीलिंग चलाया था वो सही दिशा में एक सही कदम था कि लोगों को इस तरह के लिए एनकरेज ना किया जाए। ओके, चलो एक मैं कहूँगा कि लीडरशिप की ज़रूरत है। तो जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं या नेता हैं, कॉरपोरेटर्स हैं या
वो अगर ये तय कर लें कि रोज़ सुबह वो ऑफिस जाने के लिए 100 मीटर पैदल चल के तब अपनी गाड़ी में बैठेंगे। जैसे घर से निकले आप, तो आप 10 किलोमीटर दूर ऑफिस है तो आप वॉक करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन फ़ौरन गाड़ी में बैठने के बजाय अगर 100 मीटर भी चल के, तो जितना जितना वो चलेंगे धीरे धीरे लोगों को एहसास होगा। अब एहसास होना भी बंद होता जा रहा है, क्योंकि जिसकी क्षमता है वो कार में जा रहे हैं, जो अक्षम रह गए हैं वही मजबूरी वाले में चल रहे हैं। इसकी भी एक हाइटस जो होता जा रहा है उसको दूर करने का, जहाँ जैसे साइकिलिंग के जब हमने प्रमोट किया तो सारे सीनियर अधिकारी जो थे, मेयर वगैरह सब साइकिल जाने लगे। शुरू आपने देखा होगा, फोटो भी निकलती थी। अब धीरे धीरे वो थोड़ा क्षीण हो गया है, लेकिन उस समय था तो उससे वॉकवे, साइकिल वे की तो उसमें प्रगति आई। तो अब मेरे ख्याल से ये भी एक लीडरशिप का एक इशू है। तो इसमें दो चीज़ें हैं सर, साथ साथ चलनी चाहिए। एक तो सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है, मेरे दिमाग में था लीडरशिप। वी आर अ कंट्री ऑफ मासेस, और लीडरशिप अच्छी ज़रूरत है हमको। दो तरफ लीडरशिप होनी चाहिए, एक तरफ पेडेस्ट्रियंस के साथ और एक तरफ गवर्नमेंट के साथ। और टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डोंट गिव एनी टाइम फ्रेम। 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा और काम खत्म, अपने आप सारे की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वी नीड अ रोल मॉडल। हमारे पास चंडीगढ़ जैसी सिटी भी है जहाँ पर पेडिस्ट्रियन प्रॉपरली चल पाता है। हमें उस तरीके के सिटीज़ के मॉडल को और एनकरेज करने की ज़रूरत है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज़ हैं, हमारे पास स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल्स हैं। हमें पब्लिक को वहाँ तक जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंडर में सभी स्टेक होल्डर्स आते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवेज हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, PWD। वी नीड कि उन्हीं काउंसिल्स में, जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल है, वहाँ पर पब्लिक ग्रीवियंस भी आए, ताकि कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर सॉर्ट आउट की जाए और चंडीगढ़ जैसे मॉडल्स को और एनकरेज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप युवाओं का और बुजुर्ग जो हमारे साथी लोग यहाँ पर, उनका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बताया आपके अनुभव क्या है और किस तरीके से जो एक बड़ी समस्या है, बदलता है, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, विकास के रास्ते पर हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पैदल यात्रियों के जो अधिकार हैं वो ऐसा लगता है कि शायद कम या सिकुड़ते जा रहे हैं। दुनिया के जब दूसरे देशों से हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर वो अधिकार बढ़े हैं, और इसके चलते चाहे उनके स्वास्थ्य की बात करें या फिर इकोनॉमी में बात करें, उसका योगदान भी उनका बढ़ा है। लेकिन हमारे देश में आखिर इम्प्लीमेंट करने को लेकर ऐसी दिक्कतें क्यों हैं, और क्या हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर नगर निगम हों या फिर स्थानीय कमेटियाँ या फिर तमाम बोर्ड, वो इसे लागू करने में इतना कतराते क्यों हैं और जवाबदेही से बचते क्यों हैं? ये सोचना होगा सरकारों को और प्रशासन को। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।